विद्यार्थियों, दोपहर का भोजन। अब करेंगे हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर। उससे पहले मैं आपको कहानी के बारे में फिर से थोड़ा सा याद दिला दूं। अमरकांत जी ने यह कहानी लिखी है। अमरकांत जी इस कहानी के द्वारा गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी बता रहे हैं और इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। जो समाज में हमारे आसपास गरीबी फैली गई है उसे बताया गया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। भावी मतलब आने वाली उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती, सामने नहीं आने देती। गरीबी के एहसास को, परिवार को एक बनाए हुए है, चाहे उसके लिए कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़े। वो झूठ भी परिवार के लिए सही है। उस आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा और पाठ दोपहर का भोजन इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे इसका, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? तो प्रश्न एक हमने देखा कि बड़े बेटे से झूठ किस लिए बोला गया। इस प्रश्न एक का उत्तर अगर आप कहें अपने शब्दों में ही लिखेंगे, बट वही किताब में दिए गए चीज़ें आपको लेनी होंगी कि किताब में कौन सी बातें दी गई है, किस कारण से बोला गया है। तो सिद्धेश्वरी नहीं चाहती हैं कि मोहन को लेकर रामचंद्र चिंतित हो। रामचंद्र बड़े भाई और मोहन मंझले भाई। वह झूठ बोलती हैं मोहन किसी मित्र के यहाँ पढ़ने लिखने गया है। वह यह भी कहती हैं कि मोहन उसकी बहुत प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, जिससे रामचंद्र अपना दुख भूलकर कुछ देर के लिए खुश हो जाए। आपको यहाँ बताना है कि परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए, बड़े भाई को खुश रखने के लिए, गरीबी की व्यवस्था सामने न आ पाए, आपसी प्यार को बनाए रखने के लिए माता सिद्धेश्वरी बड़े भाई से मंझले भाई के लिए झूठ बोलती हैं। अब हम करते हैं प्रश्न 2। कहानी के सबसे जीवंत पात्र की चरित्र की दृढ़ता बताइए। कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन। आपको यहाँ सबसे जीवंत पात्र कौन लगा? हमें तो सिद्धेश्वरी जी लगी, क्योंकि वही प्रमुख नायिका है जिन्होंने पूरे परिवार को जोड़कर रखा है। तो कहानी के सबसे जीवंत पात्र हाइफन डालकर आप कैसे करेंगे? जीवंत पात्र का नाम देंगे और ऐसे करके आप लिख देंगे सिद्धेश्वरी। तो जीवंत पात्र है सिद्धेश्वरी और वह घर की निर्धनता से अच्छी तरह परिचित हैं। इसके बावजूद भी अपना धैर्य नहीं खोती हैं, धैर्य बना कर रखती हैं और अभाव में भी घर में शांति बनाए रखती हैं। घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनके जीवन परिवार के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। किसका जीवन? सिद्धेश्वरी जी का। और वह परिवार के सदस्यों की मनचाही बातें करके उन्हें खुश रखकर कभी कभी झूठ भी बोलती है। अपनी भूख की परवाह न करके उन्होंने परिवार के सदस्यों को कितने प्यार से पंखा झलते हुए भोजन कराया, उनका मन रखने के लिए अच्छी अच्छी बातें की और अपना दुख कहीं भी नहीं दिखाया। ये कहानी में उनकी दृढ़ता की भूमिका को दर्शाता है। अब करते हैं हम प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख करिए जिनमें गरीबी की विवशता झांक रही हो। अगर हम पहले पन्ने से लें तो गरीबी की विवशता कहानी, सबसे पहले कहानी का नाम दे देंगे, कहानी दोपहर का भोजन गरीबी की विवशता को दर्शाता है। गर्मियों की दोपहर में खाना बनाते समय सिद्धेश्वरी भूख से बेहाल है, परंतु घर में इतना अनाज नहीं है कि वो खुद पहले खा सके, अपने लिए 2 रोटियां खा सके। भूखे पेट पानी पी लेती है, जिससे कितनी ही देर जमीन पर गिरी पड़ी रहती है। छोटे बेटे का जो 6 वर्षीय प्रमोद है उसके बारे में हम लिखेंगे क्या कि टूटे खटोले पर, अध टूटे खटोले पर छोटा बेटा कुपोषण का शिकार है, लेटा हुआ है। उसकी टांगे और हाथों की हड्डियां दिखाई दे रही हैं और पेट हांडी की तरह फूल गया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है गरीबी की विवशता जो परिवार की है इन बातों से झांक रही है। इसके अलावा भी कोई और बातें आप लिख सकते हैं, जैसे कि वो साड़ी के बारे में बताया है या भूख होने पर भी रोटी नहीं ले रहे हैं। कोई भी बातें आप गरीबी की व्यवस्था जिनसे आपको पता चलता है वो सभी में आपको पर्याप्त अंक मिलेंगे। प्रश्न 4 अगर हम देखते हैं तो प्रश्न 4 में आएगा
क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न 4, सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़े रखने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। मैं कहूंगी कि नहीं, उनका ये अथक प्रयास था। आप क्या कहेंगे? जो आप कहते हैं। लेकिन आप अगर देखा जाए तो परिवार के सदस्यों की एक दूसरे के सामने झूठी प्रशंसा करने से हम परिवार को कभी कभी जोड़कर भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। कभी कभी हमें बिल्कुल सच बता देना चाहिए, लेकिन कभी कभी मुश्किल समय में सच ना बोलना भी सही होता है। जैसे मंझला लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता था, लेकिन उन्होंने बताया कि पढ़ता है। छोटा लड़का हमेशा बीमारी के कारण रोता रहता था, लेकिन उन्होंने बताया कि आज ये बिल्कुल नहीं रोया। तो ये सब बताकर वो रामचंद्र को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने दोनों भाइयों की प्रशंसा की ताकि उनमें मधुर संबंध बने रहें। और इन बातों को सुनकर रामचंद्र और दुखी ना हो, तो उन्होंने प्रशंसा की। ये भी बताया कि मोहन मंझला भाई रामचंद्र की हमेशा तारीफ करता है, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि छोटा भाई बिल्कुल नहीं रोया। तो इस तरीके से परिवार की आत्मीयता को जोड़ के रखने के लिए वो उनका अंतक प्रयास था, ताकि लोग आपस में परिवार के एक दूसरे से जुड़े रहें और भूख गरीबी के नाम पर लड़ाई झगड़ा कलेश ना हो। कम से कम मनों में एक दूसरे के दिल में दूरी ना आए एक दूसरे के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 5। प्रश्न 5, अमरकांत जी जिन्होंने ये कहानी लिखी, अमरकांत आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर सामने आ जाती है। तो कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपको वो कहानी की कुछ पंक्तियां लिखनी है जिनसे आपको पता चलता है कि संवेदना कैसे बाहर आई। कोई भी कहानी की पंक्तियां आप ले आए, परंतु उत्तर की शुरुआत तो आप प्रश्न की कुछ लाइनों से ही करते हैं। अमरकांत की कहानियों में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। ये कहानियां भारतीय जीवन पर आधारित हैं और जो कि जीवन के अंतर विरोधों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। अंतर विरोध की मन में कुछ है बट हम कह कुछ रहे हैं ताकि हमारे रिश्ते मधुर बने रहें, कोई समस्याएं हमारे सामने ना आए। ये कहानी एक निम्न वर्गीय परिवार की अभावग्रस्तता की कहानी है। अभावग्रस्तता मतलब यहाँ कमी है उनके पास, पर वो अपने चेहरे पर अपनी बातों पर कमी नहीं आने दे रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के अभाव से परिचित हैं, इसीलिए दोपहर के भोजन के समय भूख लगने पर भी 1 या 2 रोटी खाकर भूखे पेट रहकर ही उठ जाते हैं। जैसे कि सिद्धेश्वरी जी ने भूखे पेट गट-गट 1 लोटा पानी पी लिया, बेहोश रह गई। मोहन कटोरे का मुंह लगाकर सुड़-सुड़ दाल पी गया और 1 लोटा लेकर माँ खाने के लिए बैठ गई। तो ये जो भाषा शैली है, जैसे कि सारा घर मक्खियों से भरा पड़ा है, जैसे अदर टूटा खटोला, जैसे माँ की पैबंद लगी साड़ी, और ये मुंशी जी औंधे मुंह निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व किराया नियंत्रण विभाग से उन्हें नौकरी से ना निकाला गया हो, तो शाम को उन्हें काम की तलाश में कहीं जाना ही न हो। यही सब बातों से आपको यहाँ कहानी से पता चलता है क्या कि संवेदना किस तरीके से उभर कर सामने आ रही है। कोई भी उदाहरण आप लिखिए, जरूरी नहीं है कि यही लाइनें लिखती हैं, यही पंक्तियां लिखती हैं। कोई भी पंक्ति आप लिखिए जिनसे आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ विवशता देखने को मिल रही है। आपकी सभी लाइनें इस पाठ की एक्सेप्टेड है। इसके बाद प्रश्न 6 हम पढ़ेंगे। प्रश्न 6 आपका, रामचंद्र, मोहन और मुंशी। रामचंद्र बड़े भाई, मोहन मंझले भाई और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं। उनमें कैसी विवशता है स्पष्ट कीजिए। हम यही कहेंगे कि भूख तो है, लेकिन सभी परिवार की समस्याओं से, वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित हैं। दोपहर के भोजन के समय सिद्धेश्वरी के बार बार आग्रह करने पर भी उन्होंने रोटी लेने से मना कर दिया। उन्होंने मना इसलिए किया कि वे जानते हैं अगर वो 1 रोटी भी और ले लेंगे तो परिवार का कोई अन्य सदस्य भूखा रह जाएगा। किसी ने ये बहाना किया कि रोटी अच्छी नहीं बनी, किसी ने ये बहाना किया कि नमकीन चीज़ों से अब मन उब गया है, और पानी पीकर पेट भरा। तो इससे पता चलता है कि भूख रहने पर भी अभाव के कारण वो और रोटी लेने से मना कर रहे हैं। प्रश्न 7 करते हैं। प्रश्न 7 आपका है, प्रश्न 7, मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी की असंबद्ध बातें। हमने पढ़ा था कि मुंशी जी कुछ कह रहे हैं, सिद्धेश्वरी जी कुछ पूछ रही हैं,
दोनों की यह संबंध बातें कहानी से कैसे संबंध है। देखिए यहाँ गरीबी का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। गरीबी में अगर हम गरीबी के ही सवाल उठाएंगे तो परिवार के सदस्य दुखी हो जाएंगे और लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ सिद्धेश्वरी हकीकत वाले समस्या पर बात नहीं कर सकते, इसीलिए वो दोनों इधर उधर की बातें कोशिश करते हैं ताकि माहौल को सजीव रखा जा सके। तो आप इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? दोपहर के भोजन के समय सिद्धेश्वरी मुंशी जी के द्वारा की गई असंबद्ध बातें किसी न किसी तरीके से कहानी से संबंध है। आपने पूरा प्रश्न से ले लिया। अब इसके आगे आप लिखेंगे मुंशी जी चुपचाप दुबके हुए से खाना खा रहे हैं, जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण किया है, जैसे आज शाम को ही तोड़ने वाले हैं। सिद्धेश्वरी कहती हैं कि मालूम होता है कि इस बार भी बारिश नहीं होगी। इस बात का मुंशी जी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो अगले साल फिर अन्न की कमी होगी, फिर हम अगले साल इसी प्रकार से भूखे मरेंगे। तो इस बात को इग्नोर करके, इस बात पर ध्यान न देते हुए मुंशी जी कहते हैं घर में मक्खियां बहुत हो गई हैं। तो घर की वास्तविकता से वो अच्छी तरीके से परिचित हैं। भूख और गरीबी ने परिवार को निराशा की दलदल में धकेल दिया है, परिवार निराशा की दलदल में है और इस प्रकार की बातें उनकी कहानी से संबंध है कि देखो आप वो कह रहे हैं कि घर में मक्खियां ही मक्खियां हैं, तो ये निराशा को ही तो दिखा रही है। एक दूसरे की बात का उत्तर ना देते हुए इधर उधर की बातें हम तभी करते हैं जब हम हकीकत को ना बात करना चाहते हो, हकीकत को ना वर्णन करना चाहते हो और मुश्किल समय को भी आसानी से पार लगा लेना चाहते हो। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 8। प्रश्न 8 पढ़ते हैं। प्रश्न 8, दोपहर का भोजन शीर्षक, दोपहर का भोजन शीर्षक किन दृष्टियों से पूर्णतया सार्थक है? शीर्षक है दोपहर का भोजन। आप कैसे कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक ये ठीक है? कहानी का शीर्षक कुछ और भी तो हो सकता था, जैसे गरीबी या परिवार की एकता या माँ की भूमिका या सिद्धेश्वरी, कुछ भी। तो दोपहर का भोजन ही ये कहाँ तक उपयुक्त है आपको ये बताना है। तो दोपहर का भोजन कहानी की नायिका सिद्धेश्वरी इंतजार करती हैं परिवार वालों का कि वो आएंगे दोपहर का भोजन करेंगे। अब सबसे पहले बड़ा बेटा रामचंद्र आया, भोजन किया, अनमने मन से भोजन करके चला जाता है। फिर मंझला बेटा मोहन आया, वो उसने भी भोजन किया। खाने की कमी होने के बाद भी पेट भरने का बहाना किया, माँ के पूछने पर भी और रोटी लेने से मना किया। ये दोपहर के भोजन की पूरी कहानी है। इस प्रकार कहानी में फिर पिता मुंशी आए और फिर आखिरी में माँ ने अपनी आधी रोटी खाई, आधी बेटे छोटे बेटे प्रमोद के लिए बचाई। तो यहाँ जो परिवार की पूरी गरीबी की व्यवस्था है वो उस दोपहर के भोजन में ही, उसके आसपास ही दिखाई गई है। इसलिए कहानी का शीर्षक दोपहर का भोजन पूर्णतया उपयुक्त है। आप आंसर को रटेंगे नहीं, आप उत्तर को रटेंगे नहीं, आपने कहानी आसानी से पढ़ ली है, मात्राओं की गलती आप नहीं करेंगे और अपने उत्तर तरीके से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 10, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें भाग क है, वह मत वाले की तरह उठी, गगरे से लोटा भर पानी गट गट पी गई। तो सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन तैयार करने में लगी हुई है। खाना खाने का समय हो गया है और वो भूख से व्याकुल है, तड़प रही है सिद्धेश्वरी भूख से, लेकिन खाना नहीं खाया उन्होंने। उस भूखे पेट ही गट 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 करके एक लोटा पानी पी गई। खाना नहीं खा सकती क्योंकि घर में भोजन का अभाव है, किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है। अगर उन्होंने पहले खाना खा लिया तो कोई और भूखा न रह जाए, इसलिए अपनी भूख मिटाने के लिए वो गट गट करके एक लोटा भरकर पानी पी गई। अगला पार्ट ख, ये पार्ट क हमने डिस्कस किया। अब प्रश्न 10 का ख पार्ट हम पढ़ते हैं। ख पार्ट है कि यह कहकर उसने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्तियां किसने कही, कब कही, किसने कही, यही तो आशय होता है। तो सिद्धेश्वरी अपने मंझले बेटे से झूठ बोलती है कि उसका बड़ा भाई उसकी प्रशंसा कर रहा था, तारीफ कर रहा था कि मंझला बेटा मोहन पढ़ने में बहुत होशियार है। मोहन यह जानता था कि उसकी माँ झूठ बोल रही है, क्योंकि मोहन का ध्यान तो पढ़ाई की तरफ था ही नहीं। यह सोचकर कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए, सिद्धेश्वरी उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे उसने कोई चोरी की हो। आसपास की घटनाओं का वर्णन करते हुए अपने आशय स्पष्ट कर दिया। अब हम करेंगे प्रश्न 10 का आशय स्पष्ट करो ग पाठ।
ग पाठ में मुंशी जी के बारे में बताया गया है कि मुंशी जी ने चने के दाने को इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। तो मुंशी जी को चुपचाप खाना देख सिद्धेश्वरी उनसे प्रश्न पूछती है। वह उनसे फूफा जी की तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन मुंशी जी बातों को अनसुना कर अपनी भूख मिटाने में लगे हुए थे, इसलिए वो सिद्धेश्वरी की बातों पर ध्यान न देते हुए अपनी थाली से बचे चने के दानों को इस तरीके से बीनने लग जाते हैं जैसे वो बंदर दाने बीन रहा हो। उन दानों पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने उन चने के दानों पर दृष्टिपात किया हो और उनसे बातें कर रहे हो। तो ये था भाग घ। और यहाँ आपके प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पाठ के बैंक एक्सरसाइज के क्वेश्चन इन बिटवीन भी आ सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए पाठ की कहानी, पाठ का शीर्षक, दोपहर का भोजन और ये किन्होंने लिखा है, अमरकांत जी ने लिखा है। भाषा कैसी है, आम बोलचाल वाली भाषा है। कौन सी भाषा है, आम बोलचाल वाली, ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सकें। और ये क्या चित्र प्रस्तुत किया है, गरीबी का चित्र, लेकिन गरीबी में भी एक परिवार की एकता, एक जोड़ के रखने वाली। धन्यवाद।